नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद डॉक्टर चौहान सर के साथ में। मेरा नाम है डॉक्टर महेश चौहान और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि अभी हाल ही में सीबीएसई का जो एग्जाम है 20 तारीख को क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का, उस एग्जाम में ये क्वेश्चन वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके टॉपिक। मैं आपको साथ साथ उसको एक्सप्लेन करता चलूंगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरी अच्छे से ध्यान सुनिएगा, देखिएगा। आपके बहुत सारे टॉपिक यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। देन उसके बाद आप रिवीजन करेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या आता है हमारा, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ का विघटन का मतलब क्या होता है कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ था, क्या रीजन थे सोवियत संघ के विघटन के, डिसइंटीग्रेट के। तो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं कि उसके रीजन थे पॉलिटिकल, राजनीतिक कारण, इकोनॉमिक आर्थिक कारण और पॉलिसी ऑफ मिखाइल गोर्बाचेव, यानी कि मिखाइल गोर्बाचेव जो लास्ट प्रेसिडेंट थे यूएसएसआर के, उनकी पॉलिसीज और उनकी पॉलिसी थी प्राइसथिक और ग्लासनोस्ट की। ठीक है, तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 6 मार्क्स में आएगा, 6 में नहीं आएगा तो 4 में आएगा, लेकिन आपने पॉइंट एक्सप्लेन करके लिखने हैं और हेडिंग वाइज लिखने हैं। इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक कॉजेस थे, उसके पॉलिटिकल कॉज थे, कॉन्सिक्वेंसेस कॉज थे, देन उसके पॉलिसी ऑफ मिखाइल गोर्बाचेव और शॉक थेरेपी, और कहीं ना कहीं इसे कोल्ड वॉर का भी इसमें थोड़ा डाल सकते हैं कि हमें कोल्ड वॉर में जो प्रतिस्पर्धा थी, कंपटीशन था, उसके वजह से डिसइंटीग्रेट हुआ। नाउ अगला है हमारा सीआईएस। सीआईएस क्या है? सीआईएस को बोलते हैं कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट। कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट क्या था? यूएसएसआर जब डिसइंटीग्रेट हुआ, टूटा, तो इसमें से जो 15 देश बने, इन 15 देशों ने क्या करा, अलग अलग देश बन गए, अलग अलग शासन हो गए, अलग अलग व्यवस्थाएं हो गई। तो उन देशों के लिए क्या था, इन देशों ने कहा ठीक है हम अलग हो गए, डिसइंटीग्रेट हो गया, लेकिन हम एक इकोनॉमिक फैक्टर यानी कि आर्थिक रूप से एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। इसके लिए क्या हुआ, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, इसका नाम दिया सीआईएस, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट। कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट क्या है कि यूएसएसआर, कॉमनवेल्थ, ये जो इस देशों का जो ग्रुप है उससे अलग हुए देशों का एक ग्रुप है यूएसएसआर। आगे बात करते हैं गल्फ वॉर फर्स्ट, गल्फ वॉर सेकंड। गल्फ वॉर फर्स्ट, गल्फ वॉर सेकंड, एक जो गल्फ वॉर था आपका वो 1990 में शुरू हुआ, गल्फ वॉर फर्स्ट, और गल्फ वॉर सेकंड जो था वो आपका 2003-4 का है। तो गल्फ वॉर फर्स्ट की अगर बात करें तो गल्फ वॉर फर्स्ट अमेरिका और इराक के बीच में हुआ। हालांकि गल्फ वॉर फर्स्ट की बात करें तो गल्फ वॉर फर्स्ट में 34 देशों की मिलीजुली सेना थी, जिसमें लगभग 75% आर्मी जो थी वो अमेरिका की थी। और इतिहास में पहली बार यूएनओ ने ऐसा डिसीजन लिया जो उसने कभी नहीं लिया था 45 साल के में। उसने कहा कि भाई इराक से कुवैत को आजाद कराओ, कैसे कराओगे मुझे नहीं पता, लेकिन कराओ। तो इसी को गल्फ वॉर फर्स्ट कहते हैं। लड़ाई हुई, और जब लड़ाई हुई तो इसको एक और नाम दिया गया गल्फ वॉर फर्स्ट को, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। इसको कंप्यूटर वॉर भी बोला गया, इसको वीडियो गेम वॉर भी बोला गया। ठीक है, ऐसे ही गल्फ वॉर सेकंड हुआ, लेकिन गल्फ वॉर सेकंड के टाइम पे यूएनओ ने अमेरिका को परमिशन नहीं दी थी कि वो इराक पे हमला करे। फिर भी अमेरिका ने इराक के ऊपर हमला किया और 2003 में हमला किया, और फाइनली वहां के जो प्रेसिडेंट थे सद्दाम हुसैन, उनको अरेस्ट किया और उनको क्या करा, अरेस्ट करके उनको फांसी भी दी 2006 में। तो इसे गल्फ वॉर फर्स्ट, गल्फ वॉर सेकंड कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हम जो सीरीज कर रहे हैं यहाँ पे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की अगर बात करें, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सीआईएस ये आपको 2 नंबर में 3 नंबर मिल सकता है। गल्फ वॉर फर्स्ट और सेकंड ये आपका 4 नंबर में क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे बात करते हैं अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग जो है ये आपका नया टॉपिक है, इस बार नया ऐड हुआ है। अरब स्प्रिंग को हम जैस्मिन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, और इसको ये जो शुरू हुआ था बेसिकली टूनिशिया से हुआ था। टूनिशिया एक डिक्टेटर कंट्री है और तानाशाही है, वहाँ का जो रूलर है वो तानाशाह है। तो ये जो अरब स्प्रिंग की मैंने स्टोरी आपको पहले भी सुनाई थी कि अरब स्प्रिंग का क्या था, एक मोहम्मद बाउजी नाम के फ्रूट सेलर थे, वो अपने फल वगैरह बेचने का कर रहे थे। टाउन हॉल में उन्होंने एक लाइसेंस के लिए भी अप्लाई किया, लेकिन वो लाइसेंस उनको नहीं मिल पाया क्योंकि करप्शन ज्यादा था वहाँ पे। फाइनली जब वो अपनी जगह पर वापसी फ्रूट सेल करने गए तो वहाँ पे किसी और ने रेडी पटरी लगा रखी थी। इसकी शिकायत उन्होंने पुलिस से गई, तो पुलिस भाई करप्ट कंट्री, जाहिर सी बात है करप्ट कंट्री का करप्शन ज्यादा है वहाँ पे, तो जिसकी वजह से वहाँ पे क्या हुआ कि पुलिस वालों ने उन्हीं के साथ मारपीट की, उनके फल वगैरह छीन लिए, और जब फल वगैरह छीन लिए तो उन्होंने अपने ऊपर कैरोसिन डाली और आग लगा दी। 2010-11 की घटना है ये। उनके ब्रदर ने क्या करा, वो पूरी वीडियो को शूट किया और फेसबुक पर वायरल कर दिया, जिससे पूरी दुनिया को पता चल गया कि टूनिशिया के अंदर किस तरीके का माहौल बना हुआ है।
हालांकि ये विद्रोह, अरब स्प्रिंग जो था एक विद्रोह भी कह सकते हैं या फिर इसे आंदोलन भी कह सकते हैं, ये बहुत बड़े पैमाने पे फैला और फाइनली क्या हुआ, टूनेशिया के अंदर तक का पलट हो गया और वहां पे कहीं ना कहीं इसका मतलब अरब स्प्रिंग का जो बेनिफिट था वो टूनेशिया को मिला, वहां पे नॉर्मलाइजेशन हो गया। लेकिन अरब स्प्रिंग भी बोलते हैं इसको, इसलिए बोलते हैं क्योंकि अरब देशों में इसका बेनिफिट नहीं मिल पाया, क्योंकि जब तक ये बाकी अरब देशों में फैलता तब तक वहां के देश अलर्ट हो चुके थे और उन्होंने अपनी पब्लिक को, अपनी जनता को क्या करा, कुछ बेसिक सुविधाएं देना शुरू कर दिया था और उनकी मतलब वो थोड़ा सा लिबरल हो गई, जिसकी वजह से अरब स्प्रिंग जो है सक्सेस नहीं हो पाया पूरे अरब में, लेकिन इसका बेनिफिट इसको टूनेशिया को जरूर मिला। तो ये क्वेश्चन है हमारा, अरब स्प्रिंग वाला हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अभी हमने आपको 4 क्वेश्चन बता दिए, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत, सीआईएसएस, गल्फ वॉर फर्स्ट, गल्फ वॉर सेकंड और आपका अरब स्प्रिंग। नाउ नेक्स्ट में आते हैं हम अपना, ये फर्स्ट टॉपिक क्लियर। सेकंड टॉपिक है हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन है, और इस ऑर्गेनाइजेशन में हम बात करें तो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन आते हैं वो आता है यूरोपियन यूनियन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन देशों का एक ग्रुप जरूर है लेकिन एक देश की तरह काम करता है। तो अगर इसके यूरोपियन यूनियन की बात करें तो यूरोपियन यूनियन में एट प्रेजेंट 27 मेंबर है, लेकिन 19 से पहले इसमें 28 मेंबर थे। ब्रिटेन ने इससे एग्जिट कर लिया 2019 में और इसमें के अंदर मेंबर है 27। और ये कहीं ना कहीं यूरोप के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बना था यूरोपियन यूनियन। इसकी शुरुआत 1948 में यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन से हुई, 49 में इकोनॉमिक काउंसिल में कन्वर्ट हुआ यूरोपियन काउंसिल में, और 57 में कन्वर्ट हुआ कम्युनिटी के अंदर यानी कि यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी में। देन फाइनली 1992 7 फरवरी को ये यूरोपियन यूनियन में कन्वर्ट हो गया। यूरोपियन यूनियन की अपनी खुद की करेंसी है यूरो, इसकी अपना मतलब इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की कोशिश की थी लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं प्रिपेयर हो पाया। फाइनली इसका एक अपना नेशनल एंथम भी जिसे ऑर्डर टू जॉय कहते हैं, ऑर्डर टू जॉय शुरू होता है। यूरो जो करेंसी थी वो 2002 जनवरी में बनी थी इसकी। नाउ इसका अपना खुद का फ्लैग है और अपना फाउंडिंग डेट भी है। यूरोपियन यूनियन की बात करें तो वर्ल्ड की बिगेस्ट इकोनॉमी है ये, WTO का मेंबर है, G7 का मेंबर है, G20 का मेंबर है, शांति में नोबेल प्राइज जीत चुका है और साथ ही यूएनओ में बात करें तो यूएनओ में पावरफुल है ये। क्यों? क्योंकि इसके 2 मेंबर जो है ब्रिटेन और फ्रांस वो यूएनओ में परमानेंट मेंबर है। न्यूक्लियर की बात करें तो न्यूक्लियर में भी नंबर 1 है और कहीं ना कहीं अगर इसकी कंबाइंड मिलिट्री की बात करें तो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री इसकी अपनी यूरोपियन यूनियन की। और इसकी इकोनॉमी की बात करें तो मिला जुला के भाई कहीं ना कहीं अमेरिका के कंपैरिजन में उनसे ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है, राइट। तो ये था यूरोपियन यूनियन। आसियान की बात करें तो आसियान की फुल फॉर्म बनती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी साउथ ईस्ट एशिया के जो साउथ ईस्ट के जो देश है उसका ये ग्रुप है। और इनका भी मोटिव सेम वही था कि भाई जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है उसके डेवलपमेंट के लिए, रीजन के लिए। तो इनके जो ऑब्जेक्ट्स थे वो थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, सोशल प्रोग्रेस करना है, कल्चरल डेवलपमेंट करना है, टू प्रमोट पीस यानी शांति व्यवस्था में रहना है, और ये यूएन की चार्टर में विश्वास करता है। आसियान से एक क्वेश्चन और बन सकता है जिसे बोलते हैं आसियान पिलर। एक्सप्लेन अबाउट दी आसियान पिलर। तो आसियान पिलर क्या है? तो आसियान पिलर 3 है, जैसे आसियान सिक्योरिटी काउंसिल, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, आसियान कल्चरल सोशल कम्युनिटी। तो ये 3 पिलर है इसके आसियान के। अगला है हमारा सार्क। अच्छा, आसियान की बात करें तो आसियान के अंदर टोटल 10 मेंबर हैं, 5 मेंबर इसके फाउंडिंग मेंबर हैं और 5 बाद में इसके ऐड हुए थे। आसियान का अपना खुद का नेशनल मतलब आसियान का अपना फ्लैग भी है और फाउंडिंग डेट भी है इसकी, इसका अपना हेडक्वार्टर भी है। ऐसी सार्क की बात करें तो सार्क की फुल में साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसमें पहले 7 मेंबर थे और 7 मेंबर कौन कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका, ये इसके क्या है मेंबर है। 2005 में इसमें एक और मेंबर ऐड हो गया जो कि 8वां मेंबर बना, वो था अफगानिस्तान। भारत की मदद से अफगानिस्तान इसका 8वां मेंबर बना। सार्क की बात करें तो सार्क के भी सेम ऑब्जेक्ट्स थे जो कि आपके आसियान के या बाकी ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। इनका भी सेम वही था, जैसे एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है, हेल्थ एंड पॉपुलेशन को प्रमोट करना है और पोस्टल सर्विसेज को करना है, विलेज डेवलपमेंट करना है, साइंटिफिक एंड टेक्निकल कॉर्पोरेशन पे बात करते हैं, स्पोर्ट्स एंड कल्चर की बात करते हैं और पीस की बात करते हैं। तो ये टोटल इन्होंने बात की जो थी साउथ एशिया नेशन के लिए अपने देशों में भी इतना करना है और रीजनल पीस की बात करते हैं।
लेकिन आपके बीच में कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है, डिफरेंस पूछ लेता है आसियान और सार्क में डिफरेंस था कि कौन ज्यादा सक्सेस है। तो कौन ज्यादा सक्सेस है? आसियान ज्यादा सक्सेस है कंपैरिजनली सार्क। क्यों? क्योंकि सार्क के देश आपस में ही लड़ते रहते हैं, जैसे भारत की पाकिस्तान के साथ नहीं बनती, इंडिया की बांग्लादेश के साथ नहीं बन रही है, या अफगानिस्तान की पाकिस्तान के साथ नहीं बन रही है, या कभी कभी हमारे भूटान के साथ रिलेशन खराब हो जाते हैं, कभी कभी नेपाल से रिलेशन हमारे अच्छे लेकिन कभी थोड़े से मुद्दे बिगड़ जाते हैं, लेकिन मोस्टली हमारे पाकिस्तान के साथ रिलेशन ठीक नहीं है, बांग्लादेश के साथ रिलेशन ठीक नहीं है, कई सारे इश्यूज है उसको लेकर के। तो जब हम आपस में लड़ते रहेंगे तो डेवलपमेंट कहाँ से करेंगे, और जब डेवलपमेंट ही नहीं होगा तो फिर सक्सेस कहाँ से होंगे। तो वही मेन चीज है कि आसियान के कंपैरिजन में सार्क के कंपैरिजन में आसियान क्या है, ज्यादा सक्सेस है। अगला है हमारा ब्रिक्स। ब्रिक्स जो है ये नया टॉपिक है, ऐड हुआ है, ये भी आपको मिल सकता है पढ़ने में, और अब ये नया है तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। शुरुआत की बात करें, शुरुआती दौर में ये ब्रिक था, शुरुआती दौर में बात करें तो ये BRIC ब्रिक था। ब्रिक की बात करें तो ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। 2009 में क्या हुआ, ब्रिक्स की समिट हुई थी, पहली समिट हुई थी 16 जून 2006 में, सॉरी 2009 में पहली समिट, सॉरी 16 जून 2009। 16 जून 2009 में क्या हुआ, फर्स्ट समिट हुई इसकी ब्रिक की। और जब ब्रिक की फर्स्ट समिट हुई तो देन उसके बाद 2010, जब 2010 में समिट हुई तो इसके साथ में एक वर्ड और जुड़ गया एस, तो अब ये हो गया ब्रिक्स। तो ब्रिक्स की बात करें तो ब्राजील, रशिया, चाइना, इंडिया, एस फॉर साउथ अफ्रीका, यानी कि साउथ अफ्रीका की बात पूछेगा तो 2010 में साउथ अफ्रीका इसके साथ जुड़ गया था। ब्रिक्स की बात करें तो वर्ल्ड की 40% पॉपुलेशन इन्हीं 5 देशों में रहती है। वर्ल्ड का लैंड सरफेस एरिया यानी जमीनी एरिया जो है 27% इन्हीं देशों में है। और ये कहा जाता है कि अगर ब्रिक्स नेशन आपस में एकजुट हो जाए तो ये वर्ल्ड की बिगेस्ट इकोनॉमी यानी वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकते हैं और बहुत डेवलपमेंट कर सकते हैं। इनके ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो ये करते हैं कमर्शियल एक्टिविटीज की बात करते हैं, प्रमोट करते हैं, इंकरेज करते हैं कमर्शियल, पॉलिटिकल, कल्चरल कॉर्पोरेशन बिटवीन द ब्रिक्स नेशन, राइट। तो ब्रिक्स की सारी ये चीज है आपका। अगला बात करते हैं नेम। नेम भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये बेसिकली जो है इसको हम, हालांकि ये नेम जो है, नेम की फुल फॉर्म बात करें नॉन एलिजेंट मूवमेंट, तो नॉन एलिजेंट मूवमेंट हिंदी में बोलते हैं गुट निरपेक्षता आंदोलन। हालांकि ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए था, लेकिन इसका मेन फोकस इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना होकर के वर्ल्ड की जो सुपर पावर है उससे अलग रहते हुए अपनी फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करना था। समझ गए? जैसे कि भाई जब नेम बना तो नेम जब बन रहा था तो उस समय कोल्ड वॉर चल रहा था, और कोल्ड वॉर में 2 सुपर पावर थी, यूएसएसआर और यूएसए, और इन्होंने अपने ग्रुप बना रखे थे। इसके ग्रुप की बात करें तो इसका ग्रुप था नाटो, सीटो और सेंटो। इसका ग्रुप था वार्सो पैक्ट। तो इन्होंने क्या कहा था, एक ग्रुप में एक एक करके कई देश शामिल हो रहे थे ना, तो अभी जो रिसेंटली साउथ एशिया के जो देश थे, एशिया के जो देश थे वो आजाद हो रहे थे, तो उन देशों को ये अपने ग्रुप में चाह रहे थे। तो इंडिया ने क्या करा, इंडिया ने नेम की नीति अपना ली कि भाई हम किसी के ग्रुप में शामिल नहीं होंगे। हाँ, कॉर्पोरेशन की बात है, सपोर्ट की बात है, अपना पीस की बात है, शांति की बात है, तो वो हम उसमें शामिल हैं, लेकिन वॉर में शामिल नहीं होंगे। तो सीधे सीधे नेम की नीति अपनाएंगे कि भाई गुट निरपेक्षता, यानी कि इन 2 महाशक्तियों से अलग रहते हुए अपनी फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करना कि हमारे विश्व में कौन हमारा दोस्त होगा, कौन हमारा दुश्मन होगा, ये हम डिसाइड करेंगे और कोई डिसाइड करने वाला नहीं है, राइट। तो ये था नेम। तो नेम को बनाने में जो थे नेहरू, नासिर, टिटो बोलते हैं, नेहरू, नासिर, टिटो। तो ये 3 नाम आते हैं, 2 नाम और भी आते हैं, क्वामे नक्रुमा और सुकर्णो। तो 5 लीडर थे, जो कि अगर बात करें नेहरू जो थे इंडिया के थे, मार्शल टिटो की बात करें तो वो यूगोस्लाविया थे, और गामिल अब्दुल नासिर की बात करें तो वो मिस्र से थे, इजिप्ट के थे, और घाना के जो थे वो गुलाम अब्दुल क्या नाम है, सुकर्णो, और ये लोग थे, ठीक है। इंडोनेशिया से जो थे वो सुकर्णो थे, और घाना के जो प्रेसिडेंट थे क्या थे उनको, उनका नाम याद नहीं आ रहा, जस्ट अभी एक मिनट आपको। जो प्राइम मिनिस्टर थे क्वामे नक्रुमा वो घाना के थे, और यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रास टिटो, पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिया से, और क्या नाम है आपका इजिप्ट के थे गुलाम अब्दुल नासिर।
और इंडोनेशिया के थे सुकर्णो। तो ये 5 लीडर्स ने मिलकर नेम को फाउंड किया और मोटिव क्या था, विश्व की 2 महाशक्तियों से अलग रहते हुए अपनी फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करना, राइट। चलिए आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगला चलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, ये कहता है डेमोक्रेटाइजेशन इन बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये सीधे सीधा फंडामेंटल डेमोक्रेसी की ऊपर बात कर रहा है कि भाई क्या डेमोक्रेसी थी इन देशों में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चारों टॉपिक। ने पाकिस्तान पूछ सकता है, बांग्लादेश पूछ सकता है, श्रीलंका पूछ सकता है, नेपाल पूछ सकता है। तो इसमें मोस्टली जो पूछा जाएगा, जहां तक कि मुझे लग रहा है सीबीएसई पूछेगा, हालांकि उसका पाकिस्तान बांग्लादेश में किसी एक पर फोकस होते होता है और श्रीलंका नेपाल पर फोकस होगा। तो मोस्टली मुझे लग रहा है कि इस बार जो पूछा जा सकता है वो श्रीलंका पूछा जा सकता है और बांग्लादेश पूछा जा सकता है, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे चारों ही। तो अगर हम बात करें सबसे पहले पाकिस्तान की बात करें तो जब पाकिस्तान बना था 1947 में इंडिया से पार्टीशन हुआ, इंडिया और पाकिस्तान वाला देश बना। पाकिस्तान के जो लीडर थे वो कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना। और जब मोहम्मद अली जिन्ना थे तो क्या हुआ, यहाँ पे हमने देखने को मिला कि इंडिया में तो प्रॉपर डेमोक्रेसी रही, लेकिन पाकिस्तान में प्रॉपर डेमोक्रेसी नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले वहां के जो चीफ जनरल थे अयूब खान, उन्होंने सत्ता पर कब्जा कर लिया। अयूब खान चले गए तो याह्या खान आ गए, और जब याह्या खान चले गए तो उसके बाद जो क्या नाम है, जियाउल हक आ गए, और जियाउल हक के बाद परवेज मुशर्रफ। इन जो जनरल थे इन्होंने क्या करा, एक के बाद एक सेना के जो लीडर थे, जनरल थे, उन्होंने पाकिस्तान पे क्या करा, सत्ता पे कब्जा करके चले गए। परवेज मुशर्रफ की बात करें तो उधर 1999 से लेकर 2008 तक तो उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट बनाए रखा, इलेक्शन ही नहीं होने दिए। लेकिन एट प्रेजेंट बात करें तो वहां पे अवामी लीग जो है मतलब सत्ता में आ चुकी है। अब तो और भी सत्ता चेंज हो गई है, नए प्रधानमंत्री बन गए। अब पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, लेकिन पाकिस्तान में कभी ऐसा डेमोक्रेसी नहीं थी। अब बांग्लादेश की बात करें तो अगर बांग्लादेश जो था 1947 से बात करें, 1947 से लेकर 1971 तक जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान का हिस्सा था, क्योंकि पार्टीशन के टाइम पे पाकिस्तान को 2 हिस्से मिले थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान जिसे एट प्रेजेंट हम बांग्लादेश कहते हैं। बांग्लादेश ये नया देश जो अलग बना था वो 1971 में बना था, उससे पहले पाकिस्तान का हिस्सा था। लेकिन जैसे 1971 में पाकिस्तान से नया देश ये बना, बांग्लादेश बन गया, तो यहाँ के जो लीडर थे उनका नाम था जियाउर रहमान लीडर थे बांग्लादेश के, और उन्होंने वहां पे सत्ता संभाली। लेकिन वो भी एक तरीके एक बार को डिक्टेटर हो गए थे। कहीं ना कहीं उन्होंने क्या करा कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ करके बाकी सभी पॉलिटिकल पार्टी को उन्होंने नलवाइड कर दिया और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट सिस्टम वहां लागू कर दिया। और फाइनली देखा गया तो वहां पे भी कहीं ना कहीं जनरलों के शासन रहे। जैसे जनरलों के नाम बता दें तो लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद पावर में आए वहां पे, ठीक है। तो अब लेकिन बांग्लादेश में फिर भी डेमोक्रेसी है। श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका एक ये समझ लो कि वहां पे तो 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ था। इंडिया 1947 में आजाद हुआ था और श्रीलंका जो था 1948 में आजाद हुआ। और श्रीलंका में जो है थोड़ा सा जो है वो सिंघाली और लिट्टे को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट रहा है। लिट्टे जो है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम है, जिसका लीडर थे प्रभाकरन, अब उसको सेना के हाथों मारा गया है। और लिट्टे और सिंघाली वहां के जो मूल निवासी उनके बीच में हमेशा झगड़ा रहा कि भाई वो चाहते थे, लिट्टे चाहता कि भाई श्रीलंका के अंदर से ही उनको एक सेपरेशन, एक अलग जगह मिले जिससे कि वो अपना एक देश कर सके तमिलों का। लेकिन वहाँ के जो मूल निवासी थे नहीं, आप लोग बाहर से आए हो, हम तो यही के ही। तो इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट वगैरह उनके बीच में रहती थी और फाइनली आज वहाँ का मामला शांतिपूर्वक ठीक ठाक है। नेपाल की बात करें तो नेपाल एक किंग रूलर कंट्री यानी कि मोनार्की सिस्टम है, यहाँ पे राजा रानी का शासन था। लेकिन एट प्रेजेंट वहाँ डेमोक्रेसी है और नेपाल इंडिया को देखते हुए अपने आप को सेकुलर कंट्री बोलता है। और नेपाल अब फाइनली मतलब इस चीजों को चेंज कर चुका है, ठीक है। बोलो थोड़ा सा आवाज कम कर लेगा, क्लास चल रही है, बोल दो, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रिंसिपल ऑर्गन्स एंड की एजेंसी ऑफ UNO, ठीक है। प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ की एजेंसी ऑफ UNO, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से इस चैप्टर से सिर्फ आपके 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, और वो 2 क्वेश्चन कौन से हैं? वो 2 क्वेश्चन है आपके प्रिंसिपल ऑर्गन्स एंड की एजेंसी ऑफ UNO, ठीक है।
थोड़ा सा साउंड इफेक्ट आएगा बाहर का आपको, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरा एक्चुअली कोचिंग सेंटर जो है वो मेन रोड पे है, तो बाहर का थोड़ा साउंड आ सकता है। लेकिन आप लोग फोकस करें, इसे ध्यान दीजिए, सुनिए और आपको साइड से क्लियर हो जाएगी। प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ एजेंसीज की बात करें तो प्रिंसिपल ऑर्गन्स में अगर बात करें इसमें तो आएगा जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सेक्रेटेरिएट एंड ट्रस्टीशिप। ये 6 पॉइंट है आपके। अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा एक्सप्लेन अबाउट द प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूएनओ, तो आपने जनरल असेंबली, महासभा, सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, सामाजिक और आर्थिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सेक्रेटेरिएट सचिवालय और ट्रस्टीशिप यानी कि न्यायिक परिषद। आपको ये सारी चीजें इनके बारे में एक्सप्लेन करना और लिखना है कि भाई क्या क्या चीजें थी। वहीं अगर की एजेंसीज का भी क्वेश्चन पूछता है, अगर ये दोनों कंबाइंड होकर आ गए तो 6 मार्क्स में आएंगे, इंडिविजुअल आए तो हो सकता है तब भी 6 मार्क्स में आए या 4 मार्क्स में, लेकिन है इंपॉर्टेंट आएंगे। की एजेंसीज की बात करें तो की एजेंसीज में इंपॉर्टेंट आपका यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, ILO। तो यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इनके बारे में आपसे ये पूछ सकता है और आपको इसके बारे में बताना पड़ेगा। जैसे WHO की बात करें तो WHO जो था वो 7 अप्रैल 1948 में बना था और इसके अंदर जो मेंबर है वो 194 कंट्रीज इसकी मेंबर्स हैं। वहीं यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को बना था नवंबर 1946 में बना था यूनेस्को, और इसके अंदर जो मेंबर हैं 193 इसके मेंबर हैं और 11 एसोसिएटेड मेंबर हैं। यूनिसेफ की बात करें तो यूनिसेफ भी 1946 में बना था, 193 मेंबर है इसके। ILO की बात करें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपका 1919 में बना था और इसके अंदर 187 मेंबर हैं। सबके अलग अलग फंक्शन हैं। यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को एजुकेशन में, साइंटिफिक में, कल्चर में इसमें काम करता है यूनेस्को, और यूनिसेफ काम करता है चिल्ड्रंस के डेवलपमेंट की बात करता है, WHO हेल्थ पर बात करता है, ILO जो है वो लेबर के वेलफेयर की बात करता है, लेबर से यानी मजदूरों के हक की बात करता है। चलिए, तो यहाँ तक जो थे आपकी ये फर्स्ट बुक के थे, वर्ल्ड वाली बुक से, जो मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट कर दिए, ये आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगला आता है हमारा सेकंड बुक से स्टार्ट करते हैं। सेकंड बुक में हम बात करें तो यहाँ पे सरदार पटेल इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट की बात करता है। तो सरदार पटेल ये हमारा है टॉपिक चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग से। चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग वाले टॉपिक में अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे सरदार पटेल की भूमिका देखने को मिलती है। सरदार पटेल की क्या भूमिका थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के फर्स्ट होम मिनिस्टर और क्या नाम है प्रिंसली स्टेट के मिनिस्टर, प्लस जो हमारे जो इंडिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। और सरदार पटेल की बहुत इंपॉर्टेंट जो भूमिका है, रोल है, वो इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया की बात करें यानी भारत को जोड़ने में। जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था तो कुल मिलाकर 365 रियासतें थी और इन 365 रियासतों को अपने अधिकार छोड़ के भारत के में शामिल होना और भारत के संविधान में आस्था रखना ये बहुत बड़ी चीज थी, जिसके लिए सरदार पटेल ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और ऐसे में कुछ स्टेट ऐसे थे जो कि भारत में शामिल होने को राजी नहीं थे, जैसे हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर। इन स्टेटों को थोड़ा सा हमें शामिल करने में बहुत समस्या आई, लेकिन सरदार पटेल ने वो काम भी कर दिखाया जो उनकी पॉसिबल नहीं हो पा रहा। जब मणिपुर को इलेक्शन के थ्रू यानी 1948 में पहली बार जब इलेक्शन हुआ वो मणिपुर में हुआ था। जब मणिपुर को इलेक्शन के थ्रू शामिल किया गया। जूनागढ़ को कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि भाई जनमत संग्रह के द्वारा, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, और जम्मू कश्मीर का मामला बहुत अलग था। जम्मू कश्मीर जो था वो भारत का हिस्सा बना था 26 अक्टूबर 1948 को। एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे एक नंबर में, ये 26 अक्टूबर 1948 में जम्मू कश्मीर का भारत में शामिल हुआ था। जम्मू कश्मीर का आपको पता ही, उसने कहा था वहां के राजा हरि सिंह ने कि भाई हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे। लेकिन जब पाकिस्तान का हमला हुआ जम्मू कश्मीर के ऊपर जबरदस्ती कश्मीर को अपने बनाने के लिए, तब उन्होंने इंटीग्रेशन में साजिश कर दी कि हमले पत्र में हम भारत जो है कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा होगा। और इसी के साथ ही
हमने मतलब वहाँ के पाकिस्तान के जो लोग थे, जिसे हम कबालियाई लोग थे, तो उनको धकेला जो भी था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के हिस्से में काफ़ी कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा उनके कब्जे में चला गया, जिसको हम एक नाम देते हैं कश्मीर के लिए POK, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। आई होप समझ में आ गया होगा आपको ये। तो ये सारी जो भूमिकाएं थी कहीं ना कहीं सरदार पटेल ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिसे आज हम अखंड भारत के ऊपर लेते हैं। अगर आता है हमारा SRC को बोलते हैं हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन क्या होता है कि भाई इसको बोलते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग, हिंदी में बोलते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। जिस समय ये सारी बातें चल रही थी उस समय आंध्र प्रदेश में भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने की मांग चल रही थी। तो एक लीडर थे आंध्र प्रदेश के श्री रामुलु नाम था उनका, और उन्होंने क्या करा, एक प्रोटेस्ट कर दिया, और प्रोटेस्ट के तहत उन्होंने भाई कहा कि भाई हमें एक चीज अलग चाहिए, जो तेलुगु लोगों के लिए, स्पीकिंग लोगों के लिए अलग से एक वो होना चाहिए, स्टेट होना चाहिए भाषा के आधार पर, जिसे आंध्र प्रदेश की वो डिमांड कर रहे थे। तो क्या हुआ, श्री रामुलु ने भूख हड़ताल कर दी, और भूख हड़ताल क्या हुआ, 56 डेज में जाकर के क्या हुआ, उनकी डेथ हो गई। इसने पूरा नाम इनका पोट्टी श्री रामुलु, वही देखा था, 56 डेज में इनकी डेथ हो गई। और देन फाइनली आंध्र प्रदेश में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा मतलब अफरा तफरी मच गई वहाँ पे, मतलब कह सकते हैं कि भाई आगजनी हुई, बहुत ज़्यादा जो पब्लिक प्रॉपर्टी थी उसका नुकसान हुआ। फाइनली 1952 में क्या हुआ, पहला भाषा के आधार पर निकल के आया AP, आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य जो था वो था आंध्र प्रदेश ही था। देन उसके बाद क्या हुआ, एक कमीशन ऑर्गेनाइज किया गया जिसका नाम था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, 1953 में बनाया गया ये। और इसका काम ये था कि भाई ये देखना कि ऐसे कितने भाषा के आधार पर राज्य बनाए जा सकते हैं। तो फाइनली कमीशन ने क्या करा, कमीशन ने 1956 में भी, शायद 56 में अपनी रिपोर्ट दी थी इन्होंने, हाँ 56 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, कमीशन ने, SRC ने 1956 में रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट के आधार पर कहा कि भाई जो है टोटल जो है वो 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाए जा सकते हैं, यानी कि 14 स्टेट और 6 यूटी स्टेट बनाए जा सकते हैं। इन्होंने इस तरीके से बनाया, 1956 में इन्होंने ये दिया था। ठीक है, आई होप आपको SRC समझ में आ गया होगा। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है नीति आयोग। नीति आयोग की बात करें तो इससे पहले था प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को हिंदी में बोलते हैं योजना आयोग। योजना आयोग क्या था कि भाई एक कमरे में बैठ के योजना बना दी और उसको कहा भाई लागू करो, लेकिन अब वो पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हो रही है, सक्सेस हो रही है या नहीं हो रही है, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तो फाइनली अब जो रिसेंटली गवर्नमेंट आई, मोदी गवर्नमेंट, उन्होंने क्या करा कि प्लानिंग कमीशन की जगह वो लेके आए नीति आयोग। नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। और नीति आयोग का जो मोटिव था वो था भाई कि जो पॉलिसी है वो ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से लेके नीचे से ऊपर आनी चाहिए, यानी कि टॉप टू मतलब बॉटम टू टॉप आए। और पहले योजना क्या होता है, बॉटम टू टॉप था, लेकिन ये बात करते हैं बॉटम टू टॉप, यानी नीचे से ऊपर तक सबकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ऐसी पॉलिसी तैयार की जाएगी। और जब पॉलिसी बनेगी तो उसमें सभी की सहमति होनी चाहिए, और जब सबकी सहमति होगी इसमें स्टेट के मिनिस्टर्स भी शामिल होंगे, चीफ मिनिस्टर या शामिल होंगे, स्टेट के यूनियन टेरिटरीज के गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी शामिल होंगे, और जो पॉलिसीज होगी वो गांव स्तर से लेकर ऊपर तक तैयार की जाएगी। और नीति आयोग को सपोर्ट करने का काम किया एनडीसी ने। एनडीसी की बात करें तो इसको बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नीति आयोग और एनडीसी दोनों के जो चेयरमैन होते हैं वो देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, और इसका जो कहीं ना कहीं इसके ऑब्जेक्ट्स जो है वो मतलब ये देखना होता है कि जो भी पॉलिसी तैयार हुई है वो डेवलपमेंट के पर्पस से चल रही है, पर्पस से हुई है नहीं हुई। अगला आता है फॉरेन पॉलिसी, इंडिया फॉरेन पॉलिसी, भारत की विदेश नीति। अब भारत की विदेश नीति की बात करें तो हमारी भारत की जो विदेश नीति है वो कोऑपरेशन की नीति है, फ्रेंडशिप की नीति है हमारी। भारत कहता है, इंडिया कहता है कि हमें दुश्मन पैदा नहीं करने, हमें तो दोस्त बनाने ज्यादा। इसके लिए कई तरह की पॉलिसीज अपनाएगी, जैसे मैंने भी आपको नेम बताया था। नेम, अगर भारत नेम की पॉलिसी ना अपनाता और किसी और ग्रुप में शामिल होता हो सकता है हमारे दुश्मन बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो भारत ने नेम की नीति अपनाई जिससे कि हमने सबसे फ्रेंडशिप माहौल रखा। तो ये फॉरेन पॉलिसी का हमारा हिस्सा है। पंचशील एग्रीमेंट ये भी हमारा इसमें, वसुधैव कुटुंब ये भी हमारा इंडिया जो फॉरेन पॉलिसी है इसका हिस्सा है।
साथ ही फॉरेन पॉलिसी की अगर हम बात करें तो फॉरेन पॉलिसी में हमारी बात करता है रिलेशंस की। रिलेशन यानी इंडिया के रिलेशन अमेरिका से, यूएस से कैसे हैं, यूएसए पूरा लिख देते हैं, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से कैसे हैं, रशिया से कैसे, चाइना से कैसे, इजराइल से कैसे हैं। तो रिलेशंस की बात करें तो अगर हम बात करें अमेरिका से हमारे रिलेशन अच्छे हैं, हमारे बहुत मजबूत रिलेशन हो चुके हैं इस समय। रशिया से हमारे रिलेशन शुरू से ही अच्छे रहे हैं। बीच में हमारे अमेरिका से रिलेशन थोड़े खराब हुए थे, लेकिन हमारे रशिया से जो है वो रिलेशन हमेशा से ही क्या रहे, सही रहे हैं। अब यूएसए से हमारे साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं। इजराइल की बात करते हैं, इजराइल से रिसेंटली हमने रिलेशनशिप बनाए हैं। इजराइल ये आपको अलग से टॉपिक पढ़ने को मिलेगा, बताया था यही, इसलिए एक ही बार लिखा था। इजराइल नया टॉपिक आपके सिलेबस में शामिल हुआ है। इजराइल की बात करें तो इजराइल जो है एक छोटा सा देश है। हम अपने केरल की बात करें, केरल राज्य से छोटा देश है, वहाँ की पॉपुलेशन 70 लाख है टोटल, और वहाँ पे कहा गया है कि भाई लड़कियों को 2 साल और लड़कों को 3 साल सेना में सर्विस करना कंपलसरी है। एकमात्र यहूदी देश है वो। साथ ही साइंटिफिक और क्या नाम है मॉडर्न वेपन्स के मामले में इजराइल नंबर 1 है। वो विश्व के देशों को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है, विश्व के सभी देशों को, और हाईटेक हथियार वगैरह सप्लाई करता है। तो इजराइल से हमारे संबंध बहुत अच्छे हो रहे हैं। हमने शुरुआत की तो हमारे अच्छे संबंध है इजराइल से। तो रिलेशंस की बात करें, चाइना की बात करें, चाइना से हमारे रिलेशन शुरुआत में अच्छे थे, फिर खराब हो गए, फिर अच्छे, फिर खराब हो गए। हमारे चाइना से इकोनॉमिक रिलेशन तो ठीक है, लेकिन हमारे उससे पॉलिटिकल रिलेशन खराब है चाइना से। और वो क्यों खराब है? क्योंकि 1962 में चाइना ने अक्टूबर में इंडिया पे हमला किया और अक्साई चीन और निफा वाले हिस्से पर क्या करा, कब्जा कर लिया चाइना ने। हमारे इतने बड़े हिस्से पर कब्जा करने के बाद आज तक उसने दिया नहीं, साथ ही अरुणाचल प्रदेश को वो अपना हिस्सा बताता है। तो ये सारे पॉलिटिकल रिलेशंस हैं। एक LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये भी हमारे चाइना से रिलेशंस को खराब करता है। हालांकि बाद में हमने अपनी जो पॉलिसीज थी थोड़ा सा सुधार किया, चेंजेस किए और रिलेशन चाइना से इंप्रूव किए और इकोनॉमिक रिलेशन हमारे ठीक से चल रहे हैं। अगला आता है हमारा कांग्रेस सिस्टम। कांग्रेस सिस्टम जो है ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कांग्रेस सिस्टम में मैंने आपको पहले भी कांग्रेस सिस्टम के बारे में पढ़ाया था। 1952 से लेकर के 1971 तक बात करें या फिर 72 तक बात कर लें, 71 तक बात कर लेते हैं। यहाँ तक हमने कई देखा था कि कांग्रेस सिस्टम एक मात्र शासन था। जैसे 1952 लिख देता हूँ आपको थोड़ा समझ में आएगा। 52 से बात करें तो 57 तक कांग्रेस, फिर देन 57 से 62 तक कांग्रेस, एक साल में 62 से 67 तक कांग्रेस, 67 से 71 कांग्रेस, फिर उसके बाद भी कांग्रेस। तो ये सारी चीजें हम देखने वाले कांग्रेस सिस्टम, यानी कांग्रेस एक तरीके से लगातार शासन करे जाएगी। लेकिन थोड़ा सा इस समय ध्यान रखना पड़ेगा इसके बीच में कि बीच में क्या क्या हुआ था। हम देखते हैं 1952 का जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन था उससे लेकर के 1964 तक प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन 64 में पंडित नेहरू की डेथ हो गई, तो उसके बाद फिर क्राइसिस आया कि भाई बताओ कौन प्रधानमंत्री बनेगा। तो लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने। लेकिन 66 में 2 साल के बाद उनकी भी डेथ हो गई, और जब हो गई तो 67 में फिर कौन प्रधानमंत्री बने, तो इसके लिए इंदिरा गांधी को लिया गया। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी। लेकिन इंदिरा गांधी को बीच में कई लोगों ने गूंगी गुड़िया कहना शुरू कर दिया कि तो गूंगी गुड़िया है, क्योंकि सिंडिकेट के इशारों पर चलती थी। सिंडिकेट क्या था लिखा नहीं है, लेकिन समझ लो सिंडिकेट जो है वो कांग्रेस के अंदर एक पावरफुल लीडर्स का ग्रुप था जो कि अपने हिसाब से लीडर्स को चलाता था। तो उन्होंने इंदिरा गांधी को इसलिए लाए थे ताकि वो उनके इशारों पर काम करें। तो इंदिरा गांधी ने कुछ टाइम तक तो उनके हिसाब से काम किया, लेकिन बाद में जब 1967 का जब चुनाव हुआ, इंदिरा गांधी ने प्रूव कर दिया कि भाई वो गूंगी गुड़िया नहीं है। उन्होंने कई तरीके के जैसे 10 सूत्रीय कार्यक्रम लेके आए, बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, इंश्योरेंस को नेशनलाइजेशन किया, उन्होंने पीपी पर्स का एंड कर दिया, और भी गरीबी हटाओ का नारा दिया। इस तरीके कई सारे जो काम थे इंदिरा गांधी ने जब किए, तो वो लगा कहीं ना कहीं कि भाई ये गूंगी गुड़िया नहीं है, कुछ करेगी। तो फाइनली इंदिरा गांधी के ऊपर कहीं ना कहीं कहते हैं कि भाई कांग्रेस का जो पार्टीशन हुआ था, बंटवारा हुआ था, वो इंदिरा गांधी पे भी आरोप लगता है। क्योंकि 1969 में जब प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया कि भाई कांग्रेस के कैंडिडेट ये होंगे। लेकिन सिंडिकेट ने कहा भाई वीवी गिरी नहीं, जो होंगे वो एन संजीव रेड्डी होंगे।
तो आरोप लगा कि इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के कैंडिडेट एन संजीव रेड्डी को इंटरनली कुछ ऐसा करके हरवा दिया और वीवी गिरी को चुनाव जिता दिया, जिसके बाद से इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया। तो एक नई कांग्रेस बनी, इसका नाम था कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। तो जब कांग्रेस थी, अगर हम बात करें, कांग्रेस दो पार्ट में टूटी, ओ और आर। ओ जो थी वो सिंडिकेट की थी, ओल्ड लोगों की। आर जो थी वो इंदिरा गांधी की थी। जब चुनाव हुआ तो लोगों ने नारा दिया इंदिरा हटाओ, इंदिरा गांधी ने नारा दिया गरीबी हटाओ। तो गरीबी हटाओ के नारे के साथ इंदिरा गांधी चुनाव जीत के आगे मेजॉरिटी के साथ आई और इंदिरा गांधी ने प्रूफ कर दिया कि जिस कांग्रेस में इंदिरा गांधी है वही असली कांग्रेस है और कोई कांग्रेस नहीं है। तो इसको बोलते हैं पूरा कांग्रेस सिस्टम। ये मैंने आपको पढ़ाया था, एक बार देख लेना। मल्टी पार्टी सिस्टम की बात करें तो मल्टी पार्टी सिस्टम हमें 1975 में देखने को मिलता है। हालांकि उससे पहले भी था, लेकिन 1975 में जो इमरजेंसी हुई थी, इमरजेंसी में आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये इमरजेंसी मैंने टॉपिक लिया है। इमरजेंसी लगाई इंदिरा गांधी ने, क्योंकि इंदिरा गांधी के ऊपर आरोप लगे कि इंदिरा गांधी ने जो रायबरेली से चुनाव जीता था उसमें उसने सरकारी मिशनरियों का इस्तेमाल किया। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के इलेक्शन को नलिफाई कर दिया, लेकिन उसके डिसीजन को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि भाई इंदिरा गांधी लोकसभा की किसी कार्रवाई में भाग नहीं लेगी जब तक इस केस पर डिसीजन नहीं आता, लेकिन वो अपने लोकसभा के पद पर रहेंगी। तो एक वो प्रॉब्लम थी। दूसरा, रेलवे स्ट्राइक हुआ। रेलवे की जो हड़ताल थी, विश्वव्यापी हड़ताल, वो हो गई, क्योंकि वो बोनस के लिए और कुछ फैसिलिटीज की डिमांड कर रहे थे। रेलवे स्ट्राइक हुई। साथ ही इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ के नारे के साथ में चुनाव जीत के आई थी। तो बिहार और गुजरात में मूवमेंट शुरू हो गया, छात्रों ने शुरू कर दिया, स्टूडेंट्स ने। क्यों? क्योंकि खाने पीने की चीजें महंगी हो गई थी, जिसके चलते बहुत ज्यादा आंदोलन विश्वव्यापी हुआ। इस पूरे मूवमेंट में जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण की बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उन्होंने। भाई उन्होंने तो इस आंदोलन को विश्वव्यापी, मतलब देशव्यापी आंदोलन बना दिया और फाइनली अब इंदिरा गांधी को लगे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो 1975 में इंदिरा गांधी ने रातों रात इमरजेंसी लगा दी। और ये जब इमरजेंसी लगाई तो इमरजेंसी लगाते के साथ ही क्या हुआ, जितने भी बड़े लीडर थे उनको अरेस्ट किया गया, जेल में बंद कर दिया गया। जेल में बंद कर दिया तो जेल में बंद सभी लीडर्स ने एकजुट होकर के चुनाव लड़ने का निश्चय लिया और जन्म हुआ जनता दल का। और जब जनता दल एक गठबंधन के, मतलब सभी पॉलिटिकल पार्टियों के गठबंधन के रूप में जनता दल सामने आया और इलेक्शन हुए, और इलेक्शन के टाइम पर क्या हुआ कि कांग्रेस जो कि एक छत्र शासन कर रही थी वो टूट के बिखर गई, अलग हो गई। मतलब बिखर क्या गई, अलग क्या हो गई, चुनाव में हार गई। कहने का मतलब ये कि वो चुनाव हर जगह से हार गई, स्टेट से भी हारी और नेशनल देश से भी हारी। तो जनता पार्टी की सरकार बन गई और जनता पार्टी की सरकार को ही मल्टी पार्टी सिस्टम यहीं से शुरू हम मान सकते हैं। हालांकि मल्टी पार्टी सिस्टम जो है वो 1989 से माना जाता है, लेकिन हम यही जनता पार्टी की सरकार से देख लेते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम की। जनता पार्टी में कई सारी पॉलिटिकल पार्टियां शामिल थी और इसको मल्टी पार्टी कॉलिजम सिस्टम, कॉलिजम मतलब होता है गठबंधन। जनता पार्टी जो थी वो गठबंधन की सरकार थी, कॉलिजम गवर्नमेंट थी। तो यहाँ देखने को मिलती है। देन फाइनली फिर हमने देखा एक मंडल कमीशन आया। जो मंडल कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो थे बीपी मंडल। और बीपी मंडल ने क्या करा, उन्होंने उनको जो दिया गया था उनका मोटिव ये था कि भाई आप देखो कि कितने ऐसे मतलब ओबीसी कैटेगरीज को के लिए था ये। तो जब ये आया था मंडल कमीशन तो इसने रिकमेंडेशन दिया था कि भाई जो एजुकेशन और जॉब्स में 27% का रिजर्वेशन दिया जा सकता है। तो 27% के रिजर्वेशन की बात की, बताइए तो थोड़ा सा बोल दीजिएगा। हाँ, 1978 में मंडल कमीशन जो था वो बैकवर्ड क्लास के लिए आया था और 27% का रिजर्वेशन था और इसमें कई सारे रिकमेंडेशन थे, लैंड रिफॉर्म अगेंस्ट वगैरह 1970 में। और फाइनली नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट ने 1991 में इसको एक्सेप्ट कर लिया था। तो मंडल कमीशन लागू हो गया था 1991 में। और 1991 में ही बात करें तो 1991 में ही हमने एक अपनी पॉलिसी लाए थे एलपीजी। एलपीजी कोई गैस नहीं है, ये है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। क्या हमें यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन के साथ जुड़ना है, लिबरलाइजेशन करके अपनी इकोनॉमी को और प्राइवेटाइजेशन करके थोड़ा थोड़ा। तो ये से एलपीजी बोलते हैं इसको। 1991 में आई थी और इस टाइम की अगर बात करें तो 1991 में जो सरकार थी शायद मेरे ख्याल से पीवी नरसिंहा राव की थी 1991 में। हाँ, वीपी सिंह की सरकार थी, वीपी सिंह की सरकार थी। और मंडल कमीशन जो था वो ओबीसी के लिए आया था, 27% की रिजर्वेशन की बात थी।
पूरे रिजर्वेशन जो था ये सारा का सारा जो था वो एजुकेशन एंड जॉब्स वगैरह के लिए था। अगला बात करते हैं हम अपना नेशनल फ्रंट, यूनाइटेड फ्रंट, यूपीए 1, एनडीए 1 2 3 4। नेशनल फ्रंट की बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए नेशनल फ्रंट की जो गवर्नमेंट थी वो 1989, मैंने कहा था ना ग्लोबलाइजेशन गवर्नमेंट 1989 से माना जाता है, 1989 से लेकर 1991 तक। तो 1989 से 91 तक नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट थी। और नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट में कौन कौन शामिल थे? जनता दल, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज और आउटसाइड से सपोर्ट किया था बीजेपी ने। और इसमें सरकार बनी वीपी सिंह की। देन उसके बाद 1990 से लेकर के 1990 से लेकर 91 तक फिर रही मतलब ये नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट थी। तो इसमें जनता दल, रीजनल पार्टीज और कांग्रेस ने सपोर्ट किया। और प्राइम मिनिस्टर रहे जो थे प्राइम मिनिस्टर वो थे चंद्रशेखर, हाँ चंद्रशेखर गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर थे। देन उसके बाद आया आपका यूनाइटेड फ्रंट। यूनाइटेड फ्रंट की जो गवर्नमेंट थी वो 1996 से लेकर 1998 तक, 1996 से लेके 1998 तक थी। और इसमें जो सपोर्ट था जनता दल का प्लस रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज और सपोर्ट किया कांग्रेस ने। और जो एचडी देवगौड़ा थे वो प्राइम मिनिस्टर ने। देन यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट फिर रही, लेकिन आपकी 1997 से 1998 तक मतलब एक साल रही। इसमें जनता दल, रीजनल पार्टीज सपोर्ट करा कांग्रेस ने, प्राइम मिनिस्टर रहे आईके गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल। अब बात करते हैं यूपीए 1 और यूपीए 2। यूपीए 1 और यूपीए 2 की बात करें तो 2004 में चुनाव हुआ और यूपीए 1 आई फ्रंट पे। तो यूपीए की होती है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस का मतलब क्या था कि कांग्रेस प्लस यानी कि कांग्रेस और उसकी सहयोगी पॉलिटिकल पार्टियों को बोलते हैं यूपीए। 2004 में यूपीए आई और जब आपका यूपीए आ गई तो यूपीए में प्राइम मिनिस्टर जो थे कौन थे? मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। कब तक चली ये? 2009 तक, 5 साल चलेगी ना। 2009 में फिर इलेक्शन हुआ। तो 2009 में फिर इलेक्शन हुआ तो फिर से क्या हुई? यूपीए आ गई। क्या आ गई? यूपीए सेकंड आ गई। कौन सी? कांग्रेस प्लस, समझे ना, कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां। और ये कब तक रही? 14 तक, ठीक है। तो 14 तक ये सरकार रही। अगर हम ये बात करें, अगला है हमारा एनडीए 1 एनडीए 2। एनडीए 1 एनडीए 2 देखो, एनडीए का मतलब क्या होता है? एनडीए का मतलब होता है बीजेपी प्लस, यानी बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी को एनडीए बोलते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। कब बनी? पहला, यानी कि एनडीए 1 की बात करें तो एनडीए 1 जो था हमारा वो था आपका 1998 से लेकर 1999 तक, 1998 से 1999 तक सिर्फ 13 महीनों की 13 मंथ की गवर्नमेंट थी ये। और 13 मंथ की गवर्नमेंट 13 महीने की सरकार थी। प्राइम मिनिस्टर थे कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। देन उसके बाद 1999 में सेकंड की बात करें तो 1999 में फिर चुनाव हुए और 2004 तक कोलैबोरेशन गवर्नमेंट रही। एनडीए थर्ड की ये पूरे 5 साल चली, ठीक है, पूरे 5 साल चली। और 4 के बाद यूपीए 1, फिर उसके बाद यूपीए 2 और एनडीए थर्ड आ जाता है। एनडीए थर्ड कब आएगा? 14 में, क्योंकि अगला इलेक्शन कब होगा? 2014 में। यहाँ पे एनडीए कौन आ गया? थर्ड। और प्राइम मिनिस्टर कौन बने? नरेंद्र मोदी। 14 के बाद अगला इलेक्शन कब आएगा? 2019 में। अगेन एनडीए यूपीए 4 सरकार बन गई, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और कब तक है ये इलेक्शन? 24 तक। यानी अब अगला इलेक्शन जो होगा वो 2024 में होगा, यानी नेक्स्ट ईयर, अगले साल चुनाव होगा। और फिर देखा जाएगा अब अगली सरकार किसकी होगी। एट प्रेजेंट किसकी सरकार है? एनडीए गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है। और सबसे कमाल की बात यह है कि एनडीए थर्ड एनडीए 4 जो है बीजेपी प्लस जरूर है, बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां, लेकिन दोनों में ही बीजेपी ने अपने ही दम पर सरकार मेजॉरिटी संभाल रखी है, लेकिन फिर भी हम एनडीए को काउंट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इश्यूज डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस, यानी कि सरकार द्वारा जो एनडीए आई है 4 वगैरह आई है, थर्ड 4, इन्होंने कौन कौन से भाई काम किए? तो कौन कौन से थे? स्वच्छ भारत अभियान, जनधन योजना, ये सब आपको पता ही है कि सरकार ने बहुत सारी चीजें लेके आई, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो कि गैस से रिलेटेड था, गांव के महिलाओं को गैस कनेक्शन दिए गए। स्वच्छ भारत अभियान देश को स्वच्छ बनाने के लिए किया गया था। जनधन योजना सबके गरीबों के अकाउंट खोले गए 0 बैलेंस में। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ये बिजली से रिलेटेड थी, ये सरकार लेके आई। किसान बीमा फसल योजना किसानों की फसल से रिलेटेड था, उसकी बीमा करने के लिए। आयुष्मान भारत योजना
आयुष्मान भारत योजना में हेल्थ कार्ड की बात की गई, 5 लाख का तक का सरकार की तरफ से जो होगा ट्रीटमेंट होगा। बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, यानी कि बेटियों को पढ़ाना है, जब पढ़ेंगी बेटियां तभी तो बढ़ेगी बेटियां। तो इस तरीके की पॉलिसीज ये लेके आए थे गवर्नेंस में। ये सारे इश्यूज थे, ये आप अपना पेपर में लिख सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सर लाइक करना, शेयर करना, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना। 20 तारीख को आपका एग्जाम है, आपको एडवांस में आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सफल हुए, कामयाब हुए, यही हमारा प्रयास है, यही हमारी कामना है। हमारी एक छोटी सी कोशिश आपको आगे बढ़ाने की, ताकि आप आसमान की बुलंदियों को छुएं। आशा करता हूँ जितना मैंने आपको पढ़ाया समझाया आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। वीडियो को 1-2 बार रिकॉल करके देख लीजिएगा। थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आया होगा क्योंकि मेरा जो कोचिंग सेंटर है वो मेन रोड पे है, तो थोड़ा सा शोर तो आएगा ही होगा, लेकिन फिर भी आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको अच्छे से तैयार कीजिए। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि हर बच्चा 90+ मार्क्स लेके आएगा। ठीक है, आप जुड़े हुए थे स्टडी विद डॉक्टर चौहान सर के साथ में। मेरा नाम डॉक्टर महेश चौहान है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।